नमस्कार, ईशान टाइम्स में आपका सबका स्वागत है। और आज हम बातों बातों सीरीज़ के अंदर बातचीत करने के लिए एक बैठे हैं। हमारे साथ हैं संजीव श्याम जी, जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और मूलतः आप रहने वाले हैं बिहार के चंपारण से। दिल्ली के अंदर आपका मेन बेस्ड है और टीवी जगत में या समाचार पत्रों के जगत में आपका नाम संजीव कौशिक के नाम से सब लोग जानते हैं। संजीव जी, आपका सबसे पहले स्वागत है ईशान टाइम्स के बातों बातों समाज में। और बातों बातों में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा परिचय तो आपका दिया कि आप पत्रकारिता में शुरुआत किए और शुरुआत करने के बाद आप दिल्ली के बेस्ड हैं। आप अपने बारे में बताएं कि शुरुआत में आप बचपन से कहाँ से और किस तरीके से आपने किया, क्योंकि हमारा बातचीत ये है कि अपने जीवन के बारे में ही सब हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें से ही सवालों में हम लोग करते चले जाते हैं जी। एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात शुरुआत करना चाहेंगे। हम पले बढ़े पूर्वी चंपारण में, एक जगह है रक्सौल, जो बॉर्डर है, उसके बाद में नेपाल शुरू होता है। वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। 10वीं क्लास में जिस समय हम पढ़ रहे थे, उस समय एक हमारे रक्सौल में एक जगह है सुंदरपुर। सुंदरपुर में कुष्ठ रोगियों का इलाज, एक जर्मन से डॉक्टर आए थे, वो जितने भी कुष्ठ रोगी होते थे उनको वो पकड़ के वो इलाज करते थे। और कुष्ठ रोगी के साथ साथ नशीली दुनिया जो थी, उस समय नशे का कारोबार होता था, उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। नया नया रक्सौल अनुमंडल बना था, एक डीएसपी वहां पे नियुक्त हुए थे और एक वित्त चित्र बनाई जा रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री बन रहा था। वो सुंदरपुर के ही वो डॉक्टर कृष्णदास, मुझे नाम भी याद है, तकरीबन ये 35-40 साल पहले की बात है। तो वो बना रहे थे और उसी क्रम में वो डीएसपी साहब का एक इंटरव्यू ले रहे थे। उस इंटरव्यू में डॉक्टर कृष्णदास ने बताया कि क्या आपको पता है कि रक्सौल में नशीली दुनिया का कितना कारोबार चल रहा है, स्मैक, गांजा, अफीम कहाँ कहाँ बिक रहे हैं, सारे बच्चों को जानकारी है। क्या आपको जानकारी नहीं है? और जानकारी है तो आप इस पर काम क्यों नहीं करते हैं? तो उसने जवाब दिया था, डीएसपी ने जवाब दिया था। वो जवाब मेरे लिए आज भी मेरे जेहन में है कि हम सब जानते हैं कि कौन लाता है, कौन बेचता है और कहाँ इसका कारोबार होता है, लेकिन प्रशासन मौन क्यों है और किस वजह से मौन है, कैसे लोगों का उनके ऊपर प्रेशर है जिसके वजह से प्रशासन मौन है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मतलब ये एक अधिकारी द्वारा लोगों के बीच में स्वीकृति थी कि हमें पता है कि कौन कारोबार कर रहा है और किन राजनेताओं की वजह से हम इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत शॉकिंग था ये कि एक अधिकारी जिस पे हम इतना यकीन रखते हैं और वो व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। इस बात को हमने उस समय अखबार, हिंदुस्तान अखबार में चिट्ठी पत्री की दुनिया होती थी और एक छोटा सा 4 लाइन का कॉलम उसमें छपता था। हमने 4 लाइन लिखा उसमें और बजाते इस बात का जिक्र किया कि एक चुना हुआ अधिकारी यदि लोगों के बीच में इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो वो समाज के लिए क्या करेगा और क्या मैसेज जाएगा। हम अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर क्यों बनाना चाहेंगे, आईपीएस क्यों बनाना चाहेंगे, जब यदि वो इतना मजबूर है तो। मजे की बात कि उसने इतना बड़ा कॉलम छापा, वो हमारा चिट्ठी पत्री में हिंदुस्तान ने छापा। आपकी छोटी सी बात को पूरे गंभीरता से लिया और उसने छापा। और बाद में हमें पता चला कि वो डीएसपी साहब अब हमें खोज रहे हैं। अच्छा। हमारे मामा टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय काम करते थे। हम दौड़ के उनके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुमने सच कहा है, सवाल बिल्कुल सही तुमने खड़ा किया है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और डट के रहो, लंबी चौड़ी रहो और जाके मुलाकात करने की नौबत है तो जाके मिलो। और जब डीएसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो पहले वो जितने रोष में थे, उनको लगा कि बच्चा जिद्दी है, यदि हमने अक्ल दिखाई तो कहीं कल कुछ और न लिख दिए। तब जाके मुझे पता चला और एहसास हुआ कि पत्रकारिता की ताकत कितनी बड़ी, कलम की ताकत कितनी, और वो कलम की ताकत मुझे इस पत्रकारिता वाला दुनिया से जोड़ दिया एक तरह से। मुझे लगा कि लिखना चाहिए। इस कलम में ताकत है। जब एक आईएएस ऑफिसर डर सकता है, आईपीएस ऑफिसर डर सकता है, राजनेता डर सकते हैं, तो ये वो ताकत है जो हमारे हाथ में। यदि ये ताकत आ गई तो फिर हम सर कम से कम नीचे झुका के नहीं जिएंगे। और ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना। फिर मैंने जेएनयू में, क्योंकि उस समय हम रहते थे वहां पे, वो पत्राचार का कोर्स किया मैंने, पत्रकारिता का। अच्छा। जेएनयू से। तो उस समय वो 250-300 रुपए आते थे मनी ऑर्डर, उसमें वो किताबें आती थी, वो किताब पढ़ना है, वो उसका एथिक्स क्या है, कैसे आपको, तो वो सारी चीजें मैंने पढ़ी और धीरे धीरे इस तरह झुकाव होता चला गया। अपने बारे में मैंने कहा कि आपका जन्म वहाँ हुआ चंपारण में। चंपारण से ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिससे गांधी बने। गांधी ने गांधी बनने का काम वहीं से शुरुआत किया और चंपारण की धरती से आप आए। आने के बाद परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसे कैसे क्या है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। पिताजी एक सरकारी नौकरी करने वाले रूप से सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ।
अधिकांशतः लोगों को जब कहा जाता है कि हम भूमिहार फैमिली से हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा जमींदार होगा। अच्छा। बहुत सामान्य मेरी परवरिश हुई है और जमींदारी वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो सरकारी नौकरी करते थे, उनकी रुचि थी कि हमारे बच्चे पढ़ें। रक्सौल में वो नौकरी करते थे और रक्सौल में आए, फिर वहीं से हम लोगों ने 5 भाई बहन, हम तीसरे नंबर पे आते। 2 बहनें हमसे बड़ी थी। अच्छा। दोनों बहनों की पढ़ाई गांव के माहौल में वो 7वीं क्लास तक वो पढ़ पाई। उसके बाद में गांव में बहुत दूर दूर तक कोई हाई स्कूल नहीं था, तो हाई स्कूल की पढ़ाई बाधित हो गई उनकी। बेटा होने के नाते हमें रक्सौल पढ़ाया गया, तो हम हाई स्कूल वहाँ से हमने की, फिर वहीं से इंटर किया, BA ग्रेजुएशन किया वहीं से रक्सौल से ही। और हमारे बाद में 2 और हमारी भाई बहनें, एक छोटी बहन हमसे और सबसे छोटा भाई, मतलब 5 भाइयों में हम तीसरे नंबर पे आते हैं। आज 5 की शादी हो गई है, अलग अलग स्टेट में 5 हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि रक्षाबंधन जैसे पर्व त्योहार पे भी 3 बहनों के नाम से खुद ही रक्षा सूत्र खरीदते हैं और बेटी से बंधवाते हैं और उन लोगों को प्रणाम करते हैं और तस्वीरें भेजते हैं कि हमने तुम्हारे नाम से। मिलना केवल शादी ब्याह या कोई बड़े आयोजन में? बड़ी बहन कोलकाता रहती है, बंगाल में उसकी शादी हुई। शादी तो बिहार में ही हुई है, लेकिन वो हस्बैंड या मेरे बहनों ही वहाँ पे हाई स्कूल में टीचर है। उससे छोटी बहन पुणे रहती है महाराष्ट्र में, तो वो भी बहुत दूर रहती है। और एक छोटी बहन है वो चंपारण में ही, चंपारण 2 भागों में बट गया है, एक पूर्वी और पश्चिमी। हाँ। तो पश्चिमी चंपारण में उसकी शादी हुई है। वो जो गांधी जी का भितिहरवा आश्रम जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो पश्चिमी चंपारण में है आज के वक्त, तो वहाँ शादी हुई है। तो अभी ये तो हुई आपके अपने उसमें, आप पत्रकारिता में भी अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छी जगह। आप ये बताएं हमें कि आज की पत्रकारिता और जिस वक्त आपने पत्रकारिता शुरू की थी, कितना अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो आज के पत्रकारिता के छात्रों से एक अपील है कि आप ग्लैमर देख के ना आए। ग्लैमर यदि आपको देखना है या ग्लैमर ही देख के जाना चाहते हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ जाके ट्राई करें आप। ये बिल्कुल अलहदा चीज़ है। इसमें आपको तय करना है कि आपको समाज के साथ जाना है। हम जब पढ़ रहे थे, पत्रकारिता की शुरुआती दौर में थे, तो बहुत एथिक्स चीज़ें सिखाई जा रही थी, बहुत संवेदनशील चीज़ें सिखाई जा रही थी कि एक ही जगह पे एक मजबूत आदमी है, एक कमज़ोर आदमी है। कमज़ोर यदि आपको गलती भी करता हुआ दिखे और पनिशमेंट उसको ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये कमज़ोर है, मजलूम है, गरीब है, दबा कुचला है, उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, तो आपको उसके पक्ष में। आज बिल्कुल अलग है। जिस तरह से पत्रकारिता 2 भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम टीवी चैनल में अक्सर जाते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टीवी चैनल में जाते हैं तो एक पत्रकार की हैसियत से जाने का मतलब और विश्लेषण करने का मतलब ये होना चाहिए कि हम बैलेंस विश्लेषण कर पाए। हमसे पहले पूछा जाता है कि आप इस मुद्दे पर लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, और पूछा ही नहीं जाता है, मैनेज किया जाता है कि भाई कितना बोलना है। पूछा ही नहीं जाता है, बल्कि एंकर जो बीच में बैठा हुआ है वो लेफ्ट माइंड वाले को लेफ्ट में बैठाता है और राइट माइंड वाले को राइट में बैठाता है, सत्ता वाले को सत्ता के साथ बैठाता है। और मतलब ये कि पहले से ही तय कर दी गई आपकी कैटेगरी। पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है। मुझे लगता है कि ये आज के वक्त में सबसे न्यूनतम स्तर पर पत्रकारिता हिंदुस्तान की पत्रकारिता। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सरकारें इससे पहले जो रही थी उस जगह या उस वक्त बहुत स्वतंत्र थे, लेकिन पहले में और आज में अंतर यही हुआ है कि पहले की जो सरकारें थी वो किसी भी मीडिया एजेंसी में, अखबार में, टीवी चैनल में व्यक्ति विशेष को अपने पक्ष में झुका लेती थी और वो अपना काम निकालती थी और अपने पक्ष में वो खबरें डलवाती थी। आज के वक्त में पूरे संस्थान को अपने पक्ष में झुका लिया जाता है। ये बेहद खतरनाक है। जिस तरह की मुझे जानकारी मिली है, जो मुझे जानकारी कि आपने दैनिक जागरण से शुरुआत की थी। जी। दैनिक जागरण उस समय एक प्रतिष्ठित और बहुत अच्छा जाना जाता था कि उसके सवाल जो उठ गए तो वो सब सरकार तक पहुंचते थे, लेकिन आज कहाँ है? दैनिक जागरण के संस्थापक RSS के स्वर्गीय पूर्णचंद्र दास गुप्त थे, हमें याद भी आज है। तो मैंने कहा कि आज के वक्त में, पहले वो मजाकिया लहजे में लोग कहते कि पहले अखबार छपता था उसके बाद में बिकता था, अब पहले बिक जाता है उसके बाद में छपता है। जी जी जी। तो ये कटु सत्य है आज के वक्त में। इसका एक और कारण है कि लोग बेहद प्रोफेशनल होते चले जा रहे हैं। जब आप प्रोफेशनल होंगे तो भावनाएं आपकी मर जाएंगी। सही और गलत का विभेद जानते हुए भी आप अपने दिल को एक तरह से मारेंगे और अपने पक्ष में जो फायदेमंद होता हुआ दिखाई देगा उसके पक्ष में आप चले जाएंगे।
पत्रकारिता आज के वक्त में आज पत्रकारिता का व्यवसायीकरण जिस तरीके से होता चला जा रहा है, केवल विज्ञापन, पैसे को लेना, सरकार को मैनेज करना, टिकटों की बिक्री करवाने में अपनी योगदान करना, एक तरह से पत्रकारिता नहीं रह गई, दलाली रह गई है। हम केवल आलोचना ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एक बड़े टीवी चैनल के एक बहुत बड़े एंकर ने कुछ दिन पहले, आपने शायद उनकी बात सुनी होगी, सुमित अवस्थी का वो सुना होगा आपने, अभी वो एनडीटीवी इंडिया में है। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी महंगा माध्यम हो गया, बहुत खर्च होते हैं, बहुत खर्च होते हैं, आधे घंटे के प्रोग्राम में लाखों लाख खर्च होते हैं। तो आपको इस बात को देखना होगा कि आप कोई संस्थान चलाते हैं और सरकार के अगेंस्ट में जाते हैं तो सरकार आपका विज्ञापन देना बंद कर देगी। आपको जब विज्ञापन बंद होंगे तो आपके कारोबार पर उसका असर पड़ेगा, कारोबार पर असर पड़ेगा तो फिर सब कुछ नीचे चला आएगा। तो आप जिस संस्थान में काम करते हैं या जो संस्थान आप खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी की समस्या आपके सामने खड़ी है। तो वो जब तक आप सत्ता के पक्ष में नहीं जाएंगे, वही टीवी सत्ता के विरोध में हुआ करता था तो सैलरी बच्चों उसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी समय पे नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज के वक्त में किसी बड़े उद्योगपति ने उसको खरीदा, उसका रूप बदल गया, किरदार बदल गया, सब कुछ ठीक ठाक स्मूथली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि काफी महंगा माध्यम है और उसको मेंटेन करने के लिए झुकाव तो स्वाभाविक है। जी, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। तो एक तो ये रहा कि पत्रकारिता पे हम लोगों की चर्चा हुई। अभी आपका झुकाव कुछ दिनों तक, मैं राजनीति के आपके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आता हूँ कि आपका झुकाव कुछ दिन दिल्ली सरकार भी रही सत्ता में, उसमें आम आदमी पार्टी की ओर भी रहा। वहाँ क्या देखा आपने और आज आप एक नई पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं? ये पत्रकारिता से कोई भी छात्र या व्यक्ति जुड़ता है तो उसके अंदर एक जुनून होती है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, होती है कि किस तरीके से और वो चाहता है कुछ बदलाव हो। लेकिन पत्रकारिता से बदलाव नहीं लाया जा सकता। हम सूचनाएं आप तक पहुंचा देंगे, खबरें पहुंचा देंगे, विश्लेषण कर देंगे, लेकिन बदलाव लाने के लिए आपको किसी न किसी सत्ता का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप सत्ता में नहीं होते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी एक कोशिश थी, हमें ऐसा लगा कि एक नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसकी विचारधारा अलग है, सोच अलग है, समझ अलग है, काम बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक पानी में कूदेंगे नहीं तब तक उसकी गहराई का पता आपको नहीं चलेगा। दिया तले अंधेरा वाली तो ये सोच के हम कूद गए और कूदने के बाद में पता चला कि जो दूर से हमें दिखाई दे रहा था वो राजनीति का वो स्वरूप नहीं है, वो बिल्कुल उसी राजनीतिक के लकीर को आगे खींचता हुआ दिखाई दिया जो पहले से चलती चली आ रही थी। बल्कि ये कह ले कि वो बिल्कुल एक नए कॉर्पोरेट घराने के जैसे वो पार्टी मुझे दिखाई दिया, जहां कहने के लिए आम आदमी घुसे हैं लेकिन आम कोई है नहीं, सारे के सारे खासम खास हैं। अच्छा। जो आम थे वो भी खास बन गए हैं और इसी की कोशिश में, इसी की तलाश में हम भी पहुंचे थे। हमें ऐसा लगा कि शायद हमने जो कदम बढ़ाया था वो मेरी गलती थी, उसको सुधार दिया जाए समय रहते, और हमने सुधार दिया उसको। अच्छा, अभी क्या है आप लोगों का भविष्य के लिए और भविष्य में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने आपके शिक्षा देख लिया, बातचीत कर ली, सब चीज़ों पे हमने कर लिया, आपके अनुभवों को देखते हुए अभी भविष्य में आप अपनी ओर से क्या कुछ करना चाह रहे हैं और किस ओर आप लोगों का काम है? देखिए, मेरा मानना यह है कि संभावनाएं मरती नहीं है। यदि पैरों में एक बार ठोकर लगे और हम चलना बंद कर दें तो जीवन में कभी नहीं चल पाएंगे। कोशिश लगातार कर रहे हैं, जो सोच है, जो समझ है, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की जिद है, तो कहीं ना कहीं तो रास्ते होंगे, कोई ना कोई तो पार्टी होगी, कोई ना कोई लोग होंगे जो हमारी बात समझेंगे, जिनको हम समझेंगे, जो हमें समझेंगे। इस समाज में देखिए वो एक शेर है कि माना कि चमन को हम गुलजार न कर सके, हालांकि चंद्रशेखर साहब ये कहते थे, हाँ। मगर जिधर से गुजरे थोड़ा सा खार तो कम कर सके, तो वो खार कम करने की कोशिश है। और इसी तलाश में आज आपके इस चंडीगढ़ के प्रेस बिहार में इलेक्शंस हैं और आप चंडीगढ़ में कुछ नया करने के लिए आज आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हम लोग बैठे हैं और वहीं पर ये बातचीत हो रही है। आप बताएं अब कि अब आप किस तरफ कुछ कर रहे हैं? अभी हम लोग किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे, उसका हिस्सा आप भी बने। आपको योजनाएं पता है, लंबी दूरी है, तय करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा एक तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के वक्त में भले हम पत्रकारिता के उस दौर को या उस
तरीके का आलोचना करते हैं, लेकिन उसके बगैर हम 2 कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। और मैं नहीं मानता कि सारे पत्रकार या सारे लोग या सारे एक ही सबको एक ही तराजू में तौल दिया जाए। तो वक्त बदलता रहता है, हमें उसमें से चुनना है। बहुत सारे लोग हैं जो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा वो भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, चर्चा नहीं चलेगी, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो एक कोशिश है, और छोटे भाई हैं हमारे यहाँ पे, नाम इस प्रोग्राम में क्या लें हम, लेकिन उनकी कोशिश है, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि उनके हम साथ रहें, क्योंकि एक भरोसा और विश्वास है कि वो बेहतर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी ताकत, सब कुछ हमेशा उनके साथ है। और उन्हें भी ऐसा लगता है कि जहाँ कभी भी इस तरह के सोच के साथ यदि जुड़ने की जरूरत हो तो भैया हमारे साथ में है, और उसी सोच के साथ तहत हम आपके बीच में हैं। देखिए, जिस तरीके से आप यहाँ हम लोग आज आप आए, और आने के बाद चूँकि मैंने भी बहुत आपका टीवी चैनल्स पे हम लोगों का चर्चाएं देखी, सुनी, बातचीत की। आज आप चंडीगढ़ में हमारी मुलाकात हुई है, आज हमने बातचीत करने का मौका मिला है, और बातों बातों के प्रोग्राम में आपने अपनी बात को हमारे साथ साझा किया और लोगों को ये बात पता चली। आज ये बात आप थोड़ी सी छुपा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही राष्ट्रीय नेपथ्य में आप उभरते हुए दिखाई देंगे, और बहुत जल्द इसकी घोषणाएं आज चंडीगढ़ में इन्होंने की है, जो कि हमारे पास हम दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे एक न्यूज़ के तहत उसमें हम देंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने आज क्या किया। मैं बता भी दूं थोड़ा सा कि इन्होंने आज एक नेशनल लेबर पार्टी जी के नाम से इन्होंने एक पार्टी की बनाने की घोषणा की है, और उसमें भी आपको एक दायित्व मिलेगा और उसकी तरीके से किया जाएगा। इसकी शुरुआत इन्होंने पंजाब से की है। जिस तरह की नशे से इन्होंने बात शुरुआत की, नशा कैसे हटेगा, क्या करेगा, नशे को हटाने के लिए ही आप आज भी जोत जलाए हुए हैं, और उसको हटाने के लिए अपनी दिल की जो लगी हुई है आग, उसको एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक नई पार्टी का भी गठन कर रहे हैं। और संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बातों बातों में प्रोग्राम में बहुत सी बातें आपसे मिलने को मिली। कुछ युवाओं के लिए कुछ विशेष संदेश हो, और युवा किस तरीके से आपसे जुड़े, या समाज के लिए कुछ संदेश विशेष हो, तो उसके लिए बताएं। युवाओं के लिए एकमात्र संदेश है कि ये एक आजकल एक अस्त्र शस्त्र जो कह ले, ये आपके हाथ में है। इसका यदि आप सदुपयोग करना चाहें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और इसका दुरुपयोग करना चाहें तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। 1.5 GB डाटा 7 घंटे तक लगातार ऐसे करते करते मुफ्त का ये है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें। ये भी एक नशा है। उस स्मैक, अफीम, गांजा और सिगरेट से ज़्यादा बड़ा नशा ये है। 7 घंटे यदि आप इस पर बर्बाद करते हैं 1.5 GB में, आप कल्पना कीजिए कि 7 घंटे यदि कोई भी पॉजिटिव काम करने में यदि आप लगाएंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए। इसके पीछे मत भागिए। भले देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि रील्स से बच्चे कमाई कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से करबद्ध प्रार्थना है कि रील्स के कमाई के चक्कर में नहीं पड़े, पढ़ाई के कमाई के चक्कर में पड़े और किताबों से अपना नाता रखें। नमस्कार।